अगर मैं आपसे कहूं युद्ध ईरान इजराइल अमेरिका के बीच हो रहा है, लेकिन मेन मार खा रहे हैं खाड़ी देश। लेकिन सवाल पैदा होता है ना कि जब ये मार खा रहे हैं खाड़ी देश, तो ये ईरान पर जवाबी हमला कर क्यों नहीं रहे हैं? आखिरकार क्या ये लोग मार खाने के लिए ही बने हैं? ईरान तो कह कर ठोक रहा है कि अरे अमेरिका कैसा नड्डा है ना, इसको ठोकेंगे, सऊदी अरब को ठोकेंगे, कतर को ठोकेंगे, कुवैत को ठोकेंगे, यूएई को ठोकेंगे, सबको ठोक पीट कर बराबर कर दिया। लेकिन सवाल अभी भी पैदा होता है कि आखिरकार ये खाड़ी देश ईरान पर जवाबी हमला क्यों नहीं किए? हाँ, क्योंकि अगर इसके बारे में जब आपको पता चलेगा तो आप खुद शॉक हो जाओगे कि क्यों नहीं किए। ये ईरान है और इस ईरान ने कुवैत को ठोका, इराक को ठोका, यहां पर सऊदी अरब को ठोका, यहां तक कि जॉर्डन को भी ठोका, कतर को ठोका, बहरेन को ठोका, यूएई को तो सबसे ज्यादा ठोका। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार इतने सारे देशों को ठोकने के बाद इन सब देशों ने जवाबी अगर हमला किया होता तो आई थिंक आज ईरान कब का हार चुका होता, क्योंकि साथ ही साथ अमेरिका और इजराइल भी ईरान को ठोक ही रहा है। लेकिन इन लोगों ने अभी तक एक पड़ाका तक भी नहीं फोड़ा कि हाँ चलो ईरान के अंदर एक पड़ाका चलो फोड़ कर आ जाते ताकि ईरान डर जाए। अरे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर हवाई अड्डे, होटल, दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, उसी के ही साथ साथ कई सारे ऐसे रहायशी इलाके थे और ऊर्जा ठिकाने थे, उन सबको ठोक पीट कर बराबर कर दिया। ईरान तो कह रहा था कि खाली हम सैन्य अड्डा पर, आर्मी जो बेसेस है उस पर अटैक करेंगे, रडार सिस्टम को तबाह करेंगे। लेकिन उसी के ही साथ साथ यार आप देखोगे तो जो नॉर्मल पर्सन जहां पर रहते थे, जो बिल्डिंग्स थी, होटल्स थे, रेस्टोरेंट थे, जो रहायशी इलाके थे, वहां सब भी बमबारी होते हुए, मिसाइलें गिरते हुए दिखाई दी। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इतनी तो मिसाइलें गिरी ही हैं, प्लस ड्रोन भी गए हैं। और उसी के साथ साथ काफी सारे रडार सिस्टम्स, तो काफी सारे फाइटर जेट्स और काफी लोग भी मारे गए हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इन लोगों ने एक बार भी जवाबी कार्रवाई ईरान के ऊपर नहीं की। और सबसे ज्यादा मार खाया है यूएई। और अगर कोई भी देश इतना मार खाया होता तो भाई साहब आज वो जवाबी हमला कर चुका होता। लेकिन यही भारत पाकिस्तान में जब लड़ाई होती है, पाकिस्तान अगर भारत के एक आदमी को भी उठा लेता है, मार देता है, तो भारत तुरंत जवाबी कार्रवाई कर देता है इतनी छोटी सी चीज को लेकर भी। अरे ये भी छोटी चीज नहीं है, लेकिन अगर देखोगे तो यहां पर बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो चुकी हैं, करोड़ों अरबों की भाई साहब मशीनें उड़ा दी गई, लेकिन तब भी ये लोग कुछ नहीं किए। आखिर क्यों? जवाब इसका भी जानोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे। देखोगे सबसे पहले हम किसी और के नहीं बल्कि सीनियर नॉन रेजिडेंट फेलो के जो सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसी के अंदर जो रहते कोई और नहीं बल्कि सीना तूसी हैं अमेरिका के, इनके बारे में बात करते हैं। इनका कहना क्या है जानते हो? इन्होंने कहा कि उनके नजरिए से यह उनका युद्ध नहीं है, मतलब अमेरिका का युद्ध नहीं है, और जवाबी कार्रवाई उन्हें कमजोर दर्शक से बड़े निशाने में बदल सकती है, क्योंकि उनके लिए पाने से कहीं ज्यादा खोने के लिए बहुत कुछ दांव पर है। मतलब अगर अमेरिका इस जवाबी कार्रवाई को करता है तो अमेरिका के पास यहां पर पाने से ज्यादा भाई साहब खोने को बहुत कुछ है। क्योंकि अगर आज ईरान और भी क्रूर हो चुका हो या हो जाए तो भाई साहब फिर ईरान जो चीजें करेगा ना, वो चीजें अमेरिका भी सालों साल तक याद रखेगा। ये बात सही है कि एट द एंड अगर अमेरिका आ जाए तो ईरान को घुटने पर ले आएगा, लेकिन तब तक इतनी लेट हो चुकी रहेगी कि फिर उसके बाद आप जीत कर भी हार चुके रहोगे। उसी के साथ साथ ये और भी कुछ कहते हैं, पीछे हटने का यह फैसला जोखिम और सीमित फायदे की मिलीजुली भावना से आता है। और उसी के ही साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपके ईरान ने उस कमजोर नस को पकड़ा जो केवल अमेरिका की नहीं या इजराइल की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की कमजोर नस थी। अरे यार ये कुछ किलोमीटर का एरिया ये पूरी दुनिया को हड़कंप पे मिले आया है। यार आज भारत के भी अंदर देखोगे कई सारे ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां पर पेट्रोल नहीं मिल पा रहे, क्योंकि पेट्रोल पंप वाला भी कह चुका है कि भैया वहां से जहां से पेट्रोल आता है ना वो आ नहीं पा रहा, मिल नहीं पाएगा। आज जाकर देखो पेट्रोल पंप पर कितनी भीड़ लगी है। अभी की हम बात कर रहे हैं। अब ये भीड़ इस वजह से भी हो सकती है कि जब लोगों को पता चला कि यार पेट्रोल अब नहीं मिलेगा तो लोग ज़्यादा पेट्रोल अपने गाड़ी में डलवा चले आए। जो 1-2 लीटर डलवाते थे वो भी 5-6 लीटर 7 लीटर डलवा चले आए, टंकी फुल करवा चले आए। तो इससे क्या हुआ ना कि वैसी ही कमी पड़ गई। हाँ जी हाँ, तो
मतलब तेल आ ही नहीं पाया। तो कुछ हड़बड़ी की वजह से भी और कुछ देश में रियल रीजन की वजह से भी ये खतरा मंडराते हुए दिखाई दे रहा है। पहले भारत 25 से 27 देशों से तेल खरीदता था और उतने में अच्छी खासी भरपाई हो जाती थी, प्लस भारत उसको रिफाइन करके दूसरे देश में बेच देता था। अब भारत ने कई सारी और देशों से डील कर लिया, लगभग 41 देशों से, कि भैया हम तुम्हारे यहाँ से तेल खरीदेंगे, तुम हमें तेल देना। लेकिन यही है ना कि जब मजबूरी होती है तो मजबूरी का लोग फायदा भी उठाते हैं। फायदा जानते हो कैसे उठाते हैं? फायदा लोग इस तरीके से उठाते हैं, कहते हैं कि कहेंगे कि चलो भारत की मजबूरी है, हम तुम्हें महंगे में देंगे, और महंगे में अगर वो देगा तो हमारा गर्ज करेगा, लेंगे नहीं लेंगे तो कहाँ जाएंगे, लेना तो पड़ेगा ही। और तेल अभी इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लेते हैं पेट्रोल डीजल ना मिला तो भाई साहब गेहूं काटने का समय आ रहा है, और गेहूं कटता है मशीन से बहुत जगह। अरे वो जमाना जा चुका है कि पहले हाथ से काट दिया जाता था। अब बहुत सारे खेत ऐसे हैं जहां पर गेहूं काटा जाता है मशीनों से, तो वहां पर भी दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि मशीन में तेल ही नहीं रहेगा। और अगर तेल बहुत महंगा हो गया तो मशीन वाला भी बहुत महंगे में उसको काटेगा, तो इससे एट द एंड आपकी जेब पर प्रभाव पड़ेगा। और जहां पर भी तेल से मशीनें चलती थी वहां पर दिक्कतों का सामना बहुत करना पड़ेगा, और इसी वजह से काफी बड़ी दिक्कत आ रही है। और इन सब का मजा मार रहा है अमेरिका, इन सब का मजा मार रहा है रूस। रूस भी कह रहा है भारत को, अब हम भी तुम्हारा जो डिस्काउंट देते थे वो नहीं देंगे, वो जो इंटरनेशनल वाला चल रहा है पूरा मुद्दा ना, उतना ही तुम्हें हम तेल देंगे। अब रूस भी देखो मुंह पीछे कर चुका है। अमेरिका का क्या है, वो तो वेनेजुएला पर कब्जा करके पूरा तेल भंडार ले लिया, फंसे हम लोग। लेकिन तब भी किसी के अंदर दम नहीं है कि जाकर बोल कर आ जाए अमेरिका को। यार यहां पर अभी भी भारत के 22 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फंसे हैं। अब पाकिस्तान का भी जहाज ईरान ने रोक दिया है, कहा कि नहीं भैया तुम भी नहीं जा सकते, तुम भी यहीं ठहरो थोड़ी देर। हाँ वो बात की बात है कि भारत के कई जहाज छोड़ा है, लेकिन 22 जहाज अभी भी फंसे हैं और कईयों हजार करोड़ का तेल फंसा है। लगभग 600 से 700 आदमी जो कि भारतीय नागरिक हैं इस नाव पर अभी फंसे हुए हैं, 22 नाव पर। और इसी चीज को लेकर काफी बड़ी दुविधा हो चुकी है। और उसी के ही साथ साथ अब मैं आपको शुरुआत में तो कहा था कि आखिरकार खाड़ी देश हमला क्यों नहीं कर रहे। अभी यही सब जानने के बाद आपको पता चलेगा क्यों नहीं कर रहे। फिर देख सकते हो कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि रॉब गिस्ट साहब जो हैं, जो लेक्चरर हैं किंग्स कॉलेज के अंदर लंदन में, उनका कहना यह है कि खाड़ी देश में इजराइल के साथ खुद को जोड़ने को लेकर भी झिझक है इनके अंदर, कि मतलब अमेरिका ने जो इसके अंदर खुद को जोड़ लिया उसके लिए झिझका रहे हैं। फिर उसके बाद इनका कहना है कि सोच यह है कि इजराइल ने अमेरिका को इस जंग में खींच लिया है, क्योंकि अमेरिका की यार ये जंग थी ही नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसा बड़बोला आदमी अपने आप को खुद इस जंग में खींच चुका है। अब लेकिन सवाल मेन पैदा ये होता है कि आखिरकार ये खाड़ी देश हमला क्यों नहीं कर रहे। देखो यार ये 1974 की बात है, जब अमेरिका ने कहा था कि हे खाड़ी देश सुनो तुम लोग यार, तुम लोग एक काम करो ना, तुम लोग डॉलर में अपना तेल बेचो, जिसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा गया था कि पेट्रोल डीजल को बेचा जाएगा डॉलर में, या पूरे क्रूड ऑयल को डॉलर में बेचा जाएगा। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इन लोग की भी अच्छी कमाई हो जाएगी, प्लस डॉलर पूरी दुनिया के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा और पूरी दुनिया का गर्ज करेगा कि वो डॉलर रखें, क्योंकि अगर उनको तेल खरीदना है तो डॉलर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनसे तेल खरीदोगे तो डॉलर में ही पेमेंट देनी पड़ेगी। तो इससे क्या हुआ ना कि सारी दुनिया के जो दुनिया के जो देश थे वो लोग अपने देश के अंदर डॉलर को एज अ रिजर्व करेंसी रखने लगे। जैसे भारत में आरबीआई है तो भारत भी डॉलर को एज अ रिजर्व करेंसी रखने लगी। अब इससे क्या होगा, डॉलर की कीमत बढ़ गई, लोग सोचने लगे भैया डॉलर तो इंटरनेशनल करेंसी है, कहीं पर भी इस्तेमाल कर लो इसका। इसी वजह से अमेरिका अपने डॉलर को इस्तेमाल करने के लिए इन लोगों से कहा कि भैया तुम लोग डॉलर में बेचो अपना तेल, लेकिन डॉलर में तभी बेचते जब इनको फायदा होता। तो अमेरिका ने कहा कि हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे, तुम्हें अपनी आर्मी की जरूरत नहीं है, अमेरिका तुम्हें सिक्योरिटी देगा। तो ये लोग भी कहे कि अरे मेरे मारे अमेरिका हमें सिक्योरिटी देगा और क्या चाहिए। तो इस वजह से ये लोग मान गए, लेकिन अब देखो ये खाक सिक्योरिटी दे रहा है। अब ये जो खाड़ी देश वाले हैं यहाँ पर अब अमेरिका आता है, अपने सैन्य अड्डे बना लेता है। लेकिन ओमान के अंदर ईरान ने बहुत ज़्यादा अटैक नहीं किया, क्योंकि ओमान थोड़ा न्यूट्रल देश है, वो थोड़ा ईरान के साइड भी रहता है, उसके साइड भी रहता है। ओमान के ऊपर ज़्यादा अटैक नहीं हुआ। सऊदी अरब के ऊपर हुआ, कुवैत के अंदर हुआ, कतर के अंदर हुआ, यूएई के अंदर सबसे ज़्यादा ईरान ने अटैक किया, बहरीन के अंदर अटैक किया।
कुवैत के अंदर अटैक किया, इराक के अंदर, और जॉर्डन के अंदर जो थर्ड रडार सिस्टम था 7-8 हजार करोड़ का, उसे उड़ा दिया। और इजराइल के अंदर तो अटैक ही अटैक चल रहा है। तो इस तरीके से पूरे अटैक को ईरान ने किया। ये लोगों ने क्यों अटैक नहीं किया? तो इन लोग का भाई साहब मानना यह था कि भैया हमारी अमेरिका सुरक्षा करेगा। अमेरिका सुरक्षा ही नहीं कर पाया। और दूसरी चीज, अगर ये लोग अटैक कर देते तो ईरान और सऊदी अरब, मान लेते सऊदी अरब अटैक कर दिया, तो ईरान और सऊदी अरब में ना डायरेक्ट मुठभेड़ हो जाती। और अगर डायरेक्ट मुठभेड़ हो जाती तो ईरान फिर खुलकर बमबारी करता। और इन लोग का मानना यही था कि अमेरिका हमारी मदद करेगा, तो इन लोगों ने खतरनाक मिसाइलें बनाई नहीं। इन लोग का मानना था कि अमेरिका हमारी रक्षा करेगा, तो इन लोगों ने अपनी ढंग की आर्मी बनाई नहीं। तो ये लोग सैन्य के रूप में बहुत कमजोर हैं। और ये लोग इसीलिए इतना डेवलप हो पाए क्योंकि ये लोग अपना बजट सैन्य पर खर्च ही नहीं करते, क्योंकि इनकी तो रक्षा अमेरिका करता है, इसी वजह से। लेकिन अब जो ये सारे खाड़ी देश है, इन लोग के मन में भी आ रहा है धीरे धीरे, यार देखो अगर ऐसा ही रहा, कभी और बड़ी लड़ाई हो गई तो हमें तो ठोक पीट कर बराबर कर दीजिएगा, हम अपनी रक्षा कर ही नहीं पाएंगे। अभी अगर अमेरिका यहाँ से निकल जाए तो क्या होगा? ईरान सबको ठोक पीट कर बराबर कर देगा, एक लाइन पर कर देगा। ये लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि इनके पास खुद की आर्मी है ही नहीं। तो इनको भी जबरदस्ती अब अपनी आर्मी, अपनी मिसाइल और बाकी अन्य चीजें बनानी पड़ेंगी, ताकि अगर कभी अमेरिका हटे तो ये लोग अपने लड़ाई खुद लड़ सके। और दूसरी चीज, अगर ये लोग मान लेते तब भी युद्ध कर लेते या तो लड़ाई कर देते, तो ईरान जो था इनके ऊपर डायरेक्ट मिसाइलें बरसाता, फिर ये नहीं देखता कि कहाँ गिर रही कहाँ नहीं, नॉर्मल इंसान पर भी गिरती। तो यहाँ पर सऊदी अरब में कमाई कैसे होती है? तेल को बेचकर होती है, और दूसरी चीज टूरिज्म से होती है, लोग घूमने टहलने आते हैं। अगर नॉर्मल जगह भी मिसाइलें और ड्रोन गिरने लगते तो यहाँ पर सब जितने भी अमीर आदमी हैं वो सब छोड़कर भागने लगते, और कभी भी 10 साल तक यहाँ कोई घूमने टहलने नहीं आता। इतनी बुरी हालत ईरान कर देता, और इनके रिफाइनरी को खत्म कर देता, इनके तेल के कुएं को खत्म कर देता, ले जाके एक शाहे ड्रोन गिरा देता, पूरा भक्के से भर जाता तेलवा, या फिर मिसाइल गिरा देता, पूरा भक्के से भर जाता। तो ऐसे करके वो पूरा खत्म कर सकता था इन्हें, क्योंकि ईरान के पास 2.5 लाख से भी ज्यादा मिसाइलें हैं। इस वजह से ये लोग ने जवाबी हमला नहीं किया। अगर कर दिए होते तो इनका टूरिज्म और तेल पूरी तरीके से ठप हो जाता, इनके सारे पाइपलाइन को, सारे रिफाइनरी को खत्म कर देता ईरान, और ये पूरी तरीके से टूट जाते, पहले की तरह रेगिस्तान में कन्वर्ट हो सकते थे ये लोग, क्योंकि न पैसे रहते, न तेल रहता, न टूरिज्म रहता, तो ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से इन लोगों ने जवाबी हमला नहीं किया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर ऐसी अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।